हेलो 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 मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल फिजिक्स बाय आदर्श सर पर स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रेखीय आवर्धन क्षमता। क्या है? रेखीय आवर्धन क्षमता। तो आज हम इसको समझेंगे कि रेखीय आवर्धन क्षमता क्या होता है और यह दोनों दर्पणों द्वारा यानी उत्तल दर्पण द्वारा भी और अवतल दर्पण द्वारा भी इसे हम आज समझेंगे। चलिए तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि रेखीय आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं। रेखीय आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं तो सुनिएगा कि प्रतिबिंब की लंबाई, किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई का अनुपात। क्या बोले हैं? किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन क्षमता कहलाता है। चलिए तो हम क्या बोल रहे हैं? रेखीय आवर्धन क्षमता को हम यम से दिखाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास होगा क्या? रेखीय आवर्धन क्षमता बराबर रेखीय आवर्धन क्षमता बराबर आवर्धन क्षमता बराबर क्या बोल रहे हैं? किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई, किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई, किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या कहता है? रेखीय आवर्धन क्षमता कहलाता है। इसे हम स्मॉल यम से दिखाते हैं। इसे क्या करते हैं? स्मॉल यम से दिखाते हैं। तो स्मॉल यम बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से दिखा सकते हैं, आई डैश से, तथा वस्तु की लंबाई को हम दिखा सकते हैं क्या? ओ डैश। यानी यम बराबर होगा क्या? आई डैश बटा में ओ डैश। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन क्षमता। चलिए तो अब हम देखेंगे, ये हमारे पास हो गया क्या? रेखीय आवर्धन क्षमता हो गया, रेखीय आवर्धन क्षमता हो गया। अगर हम इसको अलग अलग दर्पणों में देखें, यानी कि अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में देखें, तो हमारे पास क्या होगा? अगर हम सबसे पहले बात करें क्या? अवतल दर्पण की बात करें। क्या बात करें? अवतल दर्पण की। जब हम अवतल दर्पण की अगर बात करेंगे, अवतल दर्पण की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या करेंगे? पहले एक प्रतिबिंब को बनाएं। एक प्रतिबिंब को बनाएं। जब हम क्या करेंगे? किसी अवतल दर्पण में कोई एक प्रतिबिंब की स्थिति आप ले लीजिए, कोई एक प्रतिबिंब की स्थिति आप ले लीजिए भैया, और सबको आपको तो ये बेसिक पता ही होगा। ठीक है, इससे हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। और इसके अगर बाहरी पृष्ठ पर क्रय किया गया है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो है क्या है? अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण है। अब भैया अवतल दर्पण के मध्य बिंदु और अवतल दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु, अवतल दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? हम ध्रुव कहते हैं। ये सब तो आपको बेसिक पता ही होगा। ठीक है, चलिए तो बेसिक को हम थोड़ा सा तेज करते हैं और हम लोग थोड़ा सा फास्ट काम करते हैं। चलिए अब हम मान लीजिए कि माना कोई वस्तु जो है ओ डैश जो है वह कहां पर रखा गया है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है। आज जब यहाँ पर रखा गया है तो इससे हम किसी वस्तु के किसी प्रकाश की किरण को हम जब भेजेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, ये तो आपको पता ही होगा कि ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जब भेजेंगे तो आपको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण को हम क्या करते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं, तो वह उस दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होता है? मुख्य फोकस से होते हुए चला जाता है। और दूसरी प्रकाश की किरण क्या करें? हम वक्रता केंद्र से भेजते हैं। आज जब पता है कि जब कोई प्रकाश में करते हैं वक्रता केंद्र से भेजते हैं तो वह उसी मार्ग में वापस क्या होता है? लौट जाता है।
ठीक है, लौट जाए, यानी एक दूसरे को कहाँ काटा, तो यहाँ पे काटा। अब इससे हम क्या करेंगे, अब ये मान लेंगे कि हमारे पास आई डैश क्या है, उस वस्तु का। अगर हम अवतल की अगर हम बात किए हैं तो सारा काम किधर हुआ है, तो लेफ्ट साइड में हुआ है। दर्पण से किधर हुआ है, तो लेफ्ट साइड में हुआ है। चलिए अब अगर हम देखें तो वस्तु को कहाँ रखा गया है, कहाँ रखा गया है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर रखा गया है। आप प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो मुख्य अक्ष के नीचे। तो आप संख्या पद्धति बचपन में पढ़े होंगे, तो हमारे पास जो भी होता है, इधर क्या होता है, प्लस होता है, इधर माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे क्या होता है, माइनस होता है। तो अवतल दर्पण में हमारे पास वस्तु की लंबाई अगर मुख्य अक्ष के ऊपर रखा गया है, इसका मतलब जो है यह क्या होगा, धन होगा। यह क्या होगा, धनावेश नहीं, धन होगा, पॉजिटिव होगा। यानी यह जो है वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किसके लिए, अवतल के लिए। ठीक है, अगर हम सॉरी ये हमारे पास धनावेश होगा, धन होगा। ठीक है, अगर हम यह बात करें, अगर उसका इमेज का, प्रतिबिंब का अगर हम बात करें, तो यह हमारे पास क्या होगा, नीचे है ना, तो नीचे वाला क्या होगा, रीड होगा। क्या होगा, रीड होगा। तो यानी हमारे पास अवतल के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, रेखीय आवर्धन के लिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास ऊपर वाला जो है वो डैश क्या है, ऊपर है। ठीक है, तो ये प्लस होगा, तो यानी नीचे वाला क्या है, माइनस है। ठीक है, नीचे माइनस है, तो यानी हमारे पास क्या होगा, ये माइनस आई डैश अब बटा में क्या होगा हमारे पास, ओ डैश। यह किसके लिए सूत्र होगा भैया, तो अवतल के लिए हमारे पास क्या होगा, रेखीय आवर्धन के लिए जो सूत्र है वह m बराबर क्या होगा, माइनस आई डैश बटा में ओ डैश। अब चलते हैं भैया हम उत्तल दर्पण के निकालते हैं। पहले हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण के निकालते हैं। चलिए अब देखेंगे हम उत्तल दर्पण के लिए। जब हम उत्तल दर्पण देखेंगे और उत्तल दर्पण के लिए, तो आपको पता होगा कि जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो क्या होता है, उभरा हुआ होता है। ठीक है, और यह जो है हमारे पास क्या होता है, ध्रुव। ठीक है, ये सब बेसिक है। ये सब मुख्य अक्ष हो गया हमारे पास, ये रखता केंद्र हो गया, ये फोकस बिंदु या मुख्य फोकस हो गया। अब हम क्या किए, किसी वस्तु को हम दर्पण के सामने ओ डैश पर रखें, ओ डैश पर रखें। अब इससे किसी प्रकाश की किरण को, इससे क्या किया, हम किसी प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजें, मुख्य अक्ष के समांतर भेजें भेजें। तो आपको पता है, नियम में आपको लिखवाया गया है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण करते हैं हम मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं। क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं। तो वह क्या होता है, हमारे पास मुख्य फोकस से होते हुए जाता है, और इसमें क्या होगा, हमारे पास जाता हुआ प्रतीत होगा, जाएगा नहीं, जाता हुआ प्रतीत होगा, बहुत कम मात्रा में जा पाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरे प्रकाश की हम वक्रता केंद्र से भेजते हैं। तो हमारे पास जब भी कोई प्रकाश में वक्रता केंद्र भेजते हैं तो वह क्या होता है, वापस लौट जाता है। तो ये भी क्या होगा, जाता हुआ प्रतीत। ठीक है, जाता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। चलिए, तो यहाँ पे दूसरे कहाँ काटा, यहाँ पे काटा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, आई डैश हो गया। तो अब इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये दोनों ऊपर ही है, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर ही है, तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास क्या, रेखीय आवर्धन क्षमता बराबर m बराबर क्या होगा हमारे पास, तो आई डैश अब बटा में क्या, ओ डैश। ये क्या होगा हमारे पास, किसके लिए, तो उत्तल दर्पण के लिए हमारे पास क्या होगा, यह रेखीय आवर्धन क्षमता का सूत्र हो गया। ठीक है, अगर अब क्या दिया है, दूरी दिया है, तो उसके लिए क्या संबंध होगा, तो हमारे पास उसके जो संबंध होगा वह अवतल के लिए क्या होगा, तो अवतल जब जो प्रतिबिंब बन रहा था, याद करिए जो भी प्रतिबिंब बन रहा था वो किधर बन रहा था, इधर ही बन रहा था। यानी हमारे पास वस्तु भी रखा गया था इधर, और प्रतिबिंब क्या बन रहा था, इधर बन रहा था। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड में ये क्या हो रहा था, बन रहा था। तो अब यहाँ पर हमारे पास u और v क्या होगा, दोनों ही निगेटिव होगा। आपको पता है कि अवतल दर्पण में क्या होता है, हमारे पास u और v क्या होगा, दोनों ही निगेटिव होता है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हमारे पास माइनस v बटा में माइनस v। तो यानी हमारे पास कुल फॉर्मूला लिख सकते हैं कि m बराबर क्या होगा, माइनस आई डैश बटा में o डैश बराबर क्या, माइनस v बटा में माइनस
u। अगर हम बात करें उत्तल के लिए तो हमारे पास जो है वस्तु इधर रखा गया है, आपका प्रतिबिंब क्या हो रहा है, उधर बन रहा है, यानी लेफ्ट साइड में वस्तु रखा गया है, आपका प्रतिबिंब जो है क्या बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है। तो इधर हो गया प्लस और इधर हो गया क्या, माइनस। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वस्तु जो है, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, जबकि प्रतिबिंब की दूरी जो है वो क्या होगा, प्लस में होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, v बटा के माइनस का u। तो यानी हमारे पास जब दूरी दिया रहेगा, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये सब दिया रहेगा, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला जो है ये लगाएंगे, और जब हमारे पास उसका लिए ये लगाएंगे और तल के लिए ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर क्या बताया है, उत्तल दर्पण के लिए हमारे पास क्या होता है, उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, हमारे पास रेखीय आवर्धन क्षमता, यानी यहाँ से क्या देख रहे हैं, उत्तल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन क्षमता का मान जो है वह क्या होता है, धनात्मक होता है तथा 1 से क्या होता है, कम होता है। और अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन क्षमता का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है और 1 से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो समझ में आया होगा, अगर ये सेशन समझ में आई होगी तो आप कमेंट में डन लिखिएगा। ठीक है, चलिए।